हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक बेंचर्स फिजिक्स। मेरा नाम है शिवांगी एंड ये है एटम्स चैप्टर का पार्ट नंबर 2। अगर आपने पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है तो प्लीज जाके उस वीडियो को देखो एंड वीडियो के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो प्लीज पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो चैनल को। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये सिलेबस है, प्लीज गो थ्रू इट। फर्स्ट पार्ट में हमने यहाँ से अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग को कवर किया था, रदरफोर्ड मॉडल किया था, ठीक है। आज हम करेंगे बोर्स मॉडल एंड एक्सप्रेशन फॉर रेडियस वेलोसिटी एंड एनर्जी। ये एक ही डेरिवेशन है इस पूरे चैप्टर में, ठीक है। और हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं पर बहुत आसान टॉपिक्स हैं। इसमें कोई डेरिवेशन नहीं है, क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट, मतलब बस उसका फॉर्मूला पढ़ना है और उसका एसेंस पढ़ना है, ठीक। लेट्स स्टार्ट। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। क्या होता है ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच? आप बोलोगे शिवांगी मैम, ये तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये डिस्टेंस है। हाँ भाई, ये डिस्टेंस है, पर किन दो चीजों के बीच का डिस्टेंस है? आपको याद है मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपको अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ाया था। उसमें 3 ऑब्जर्वेशंस बताई थी। उनमें से एक ऑब्जर्वेशन क्या थी कि जब एक अल्फा पार्टिकल एक न्यूक्लियस के सेंटर की तरफ मूव करता है तो वो कुछ डिस्टेंस पे आके यू टर्न ले लेता है। फिर से सुनो, जब एक अल्फा पार्टिकल एक न्यूक्लियस के सेंटर की तरफ मूव करता है ना, तो वो 180 डिग्री का टर्न ले लेता है। बस बस यही है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। न्यूक्लियस से कितने डिस्टेंस पे आके वो अल्फा पार्टिकल यू टर्न लेता है, इसी को ही हम बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके बताती हूँ। मान लेते हैं ये न्यूक्लियस है, ठीक। ये अल्फा पार्टिकल है, ये हमारा अल्फा पार्टिकल है और ये हमारा न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस में कुछ चार्ज है Ze, Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं और E एक चार्ज का, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। तो न्यूक्लियस का टोटल चार्ज कितना बन गया Ze। अल्फा पार्टिकल पे कितना चार्ज होता है? ट्वाइस द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अल्फा पार्टिकल पे कितना चार्ज है? 2E। दोनों के दोनों ही चार्जेस है ना। दोनों के दोनों ही आपस में क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। न्यूक्लियस की तरफ आ रहा है अल्फा पार्टिकल, तो न्यूक्लियस इसको एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स देगा। जैसे ये अल्फा पार्टिकल बहुत तेजी से इस न्यूक्लियस के सेंटर की तरफ आता है, कुछ डिस्टेंस तक तो पहुंच जाता है, बट उसके बाद ये न्यूक्लियस इसको इतना स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स देता है कि ये वापस 180 डिग्री का टर्न ले लेता है और अपने पाथ को रिट्रेस करता है। तो अगर वो यहां से एक टर्न ले लेता है तो इसी डिस्टेंस को, न्यूक्लियस के सेंटर से ये डिस्टेंस, इसी को ही हम आर नॉट कहते हैं और यही क्या होता है? हमारा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच वो डिस्टेंस है जहां पे न्यूक्लियस से वो डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं हम, और अल्फा पार्टिकल कहां से आके यू टर्न ले लेता है, तो आर नॉट हमारा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच होता है। ऑलराइट, अब इस डिस्टेंस पे आके, यहाँ पे इस पॉइंट पे आके जहां से वो यू टर्न लेता है, वहां पे जो अल्फा पार्टिकल है उसकी काइनेटिक एनर्जी उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे ना हम यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? इनिशियल हाफ mv²। m मास है अल्फा पार्टिकल का, एंड v क्या है? उसकी वेलोसिटी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी at the distance of closest approach, the kinetic energy becomes potential energy। और potential energy का फॉर्मूला आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा है, विच इज k q1 q2 अपॉन r। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? k q1 q2 अपॉन r नॉट, क्योंकि r नॉट डिस्टेंस पे है, इज इक्वल टू k। q1 मतलब फर्स्ट पार्टिकल का चार्ज विच इज 2e, q2 is the second particles charge Ze अपॉन r नॉट। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। k 2 यहाँ आ जाएगा, Z E इंटू ई विल बी E² अपॉन r नॉट। तो बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv², वो किसके इक्वल होगी? पोटेंशियल एनर्जी के, 2k Ze² अपॉन r नॉट। तो हम यहाँ से r नॉट की वैल्यू निकाल सकते हैं। कुछ कैंसिल हो रहा है यहाँ पे? नहीं, कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, तो r नॉट को इधर ले जाते हैं। r नॉट की वैल्यू क्या आएगी? 2 इंटू 2 कितना होगा? 4k Ze² अपॉन mv² नीचे आ जाएगा mv²। ये होगा हमारा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। बस इतना ही था इस कॉन्सेप्ट में, बहुत इजी है, बट यही लॉजिक समझना है कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच हम लेते कहाँ से हैं, ठीक है। तो आई होप अब आपको समझ आ गया होगा। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज इम्पैक्ट पैरामीटर।
ओके, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग की एक ऑब्जर्वेशन तो अभी हमने रिवाइज कर ली, दूसरी ऑब्जर्वेशन भी रिवाइज करते हैं कि ये न्यूक्लियस और ये अल्फा पार्टिकल, जब अल्फा पार्टिकल उसके सेंटर से नहीं बल्कि थोड़ा दूर से उसकी तरफ मूव करता है तो वो क्या करता है, वो डिफ्लेक्ट कर जाता है। ठीक है, वो क्या करता है, वो डिफ्लेक्ट हो जाता है। तो उसी को ही हम इम्पैक्ट पैरामीटर में पढ़ते हैं कि क्या होगा। देखो, मान लो कि यहाँ पे ये हमारा न्यूक्लियस है, इसका चार्ज है Ze, यहां से एक अल्फा पार्टिकल आया, अल्फा, और यहाँ पे आया आया एंड यहां से वो डिफ्लेक्ट कर गया। ठीक है, अब इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है, इसके इससे बिल्कुल सीधी लाइन खींचो, बिल्कुल स्ट्रेट। वाह, मेरे से तो सीधी लाइन कभी जिंदगी में खींचेगी ही नहीं मुझे लगता है। बिल्कुल सीधी लाइन खींचो इससे, यहां से खींच लू मैं। ठीक है, यहां से इसका यहां से लेकर परपेंडिकुलर डिस्टेंस b, इसी को ही हम क्या कहते हैं, इम्पैक्ट पैरामीटर। तो हमारा b क्या हो गया, इम्पैक्ट पैरामीटर। सबसे पहली बात आपको ये याद रखनी है कि b परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। ठीक है, ये टेढ़ा मेढ़ा डिस्टेंस नहीं है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। It is the perpendicular distance of velocity vector of alpha particle from the center of the nucleus when it is far away from the atom। मतलब जब अल्फा पार्टिकल एटम से बहुत दूर है तब उसके सेंटर से एक लाइन खींचेंगे न्यूक्लियस से और उस अल्फा पार्टिकल का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे उस लाइन से, तो वही हमारा क्या होता है, इम्पैक्ट पैरामीटर। इस इम्पैक्ट पैरामीटर में हमें तीन बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन लर्न करने हैं। फर्स्ट क्या है, फॉर लार्ज इम्पैक्ट पैरामीटर द रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस बाय अल्फा पार्टिकल इज वीक। ये तो ऑब्वियस सी बात है। देखो, जितना ज्यादा इम्पैक्ट पैरामीटर होगा उतना ही रिपल्सिव अट्रैक्शन क्या होगा, वीक होगा। मतलब अगर न्यूक्लियस यहाँ है और अल्फा पार्टिकल यहाँ पे है, बहुत दूर है, तो इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होगा, इसकी स्ट्रेट लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। जितना ज्यादा इम्पैक्ट पैरामीटर होगा, बी की वैल्यू जितनी बड़ी होगी उतना अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस से दूर होगा और उतना कम रिपल्सिव फोर्स लगाएगा न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकल पे। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है, इसका उल्टा, फॉर स्मॉल इम्पैक्ट पैरामीटर्स द रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस बाय अल्फा पार्टिकल इज लार्ज। जितना ज्यादा अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के पास होगा, मतलब अगर अल्फा पार्टिकल यहाँ पे है, ठीक है, इस डिस्टेंस पे, तो ये तो इम्पैक्ट पैरामीटर इसका बहुत छोटा है, बी की वैल्यू बहुत स्मॉल है, तो न्यूक्लियस इस पे डायरेक्ट रिपल्सिव फोर्स लगा सकता है और बहुत ज्यादा, बहुत स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स लगा सकता है। तो यही बोलता है हमारा सेकेंड पॉइंट, फॉर स्मॉल कम इम्पैक्ट पैरामीटर के लिए रिपल्सिव फोर्स बहुत ज्यादा होगी, एंड जब इम्पैक्ट पैरामीटर बहुत लार्ज है, मतलब बी की वैल्यू बहुत ग्रेटर है, तब रिपल्सिव फोर्स बहुत वीक होगी। ठीक है, थर्ड पॉइंट हमारा जो अभी हमने पिछला टॉपिक करा, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, बस उसी का ही एक पार्ट है। फॉर अ हेड ऑन कोलिजन, हेड ऑन कोलिजन का मतलब है कि ये न्यूक्लियस है, ये अल्फा पार्टिकल है, बिल्कुल इसके सेंटर से हेड ऑन कोलिजन कर रहा है। ठीक है, तब b इज इक्वल टू 0, ऑब्वियस सी बात है, डिस्टेंस तो होएगा ही नहीं ना, डिस्टेंस तो हम न्यूक्लियस के सेंटर से लेते हैं। अब न्यूक्लियस के सेंटर पे ही तो जा रहा है वो, तो डिस्टेंस क्या होगा, b, मतलब वो यहाँ पे ही है, अल्फा पार्टिकल यहाँ से ही है, तो b की वैल्यू तो 0 ही होगी। स्कैटरिंग एंगल इज 180 डिग्री, जब वो सेंटर पे जा रहा है तो वो रिट्रेस करेगा अपना पाथ, रिट्रेस करेगा, यू टर्न लेगा, यू टर्न मतलब थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। दैट इज द अल्फा पार्टिकल रिट्रेसेस इट्स पाथ। समझ आ गए होंगे 3 पॉइंट से। अब इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है, बस फॉर्मूला याद करना है इम्पैक्ट पैरामीटर का। तो ये है उसका फॉर्मूला, b इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर कॉट थीटा बाई 2 अपॉन हाफ mv स्क्वायर, स्क्वायर है, ठीक है, हाफ mv स्क्वायर। एक सेकेंड रुक जाओ, इसको रब कर देती हूँ मैं। ठीक, यहाँ पे b इम्पैक्ट पैरामीटर है, थीटा क्या है यहाँ पे इस डायग्राम में, देखो थीटा, ये दिस एंगल इज थीटा। ठीक है, कि वो कितने डिग्री से क्या किया, डिफ्लेक्ट कर गया, ये थीटा है हमारा। हाफ mv स्क्वायर, v उसकी वेलोसिटी है, m उसका मास है। ये इम्पैक्ट पैरामीटर का फॉर्मूला है, बस फॉर्मूला लर्न करना और कुछ याद नहीं करना है इसमें, और वो 3 कंक्लूजन याद करने हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ। तो अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो सबसे पहले जे थॉमसन, उनके बाद रदरफोर्ड। जब इन दोनों के मॉडल्स फ्लॉप हो गए, फेल हो गए, तो फिर आए बोर। उन्होंने अपना एक एटॉमिक मॉडल दिया। इस एटॉमिक मॉडल में उन्होंने 3 पोस्टुलेट्स दिए।
पॉस्टुलेट नंबर वन स्टेशनरी ऑर्बिट्स के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करता है। उन्होंने बोला कि जब एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है तो वो कोई रेडिएशन एमिट नहीं करता और वो स्टेबल ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता है। ठीक है, जो ऑर्बिट में वो रिवॉल्व कर रहा है उसको उन्होंने स्टेबल ऑर्बिट बोला, और इन्हीं स्टेट्स को उन्होंने बोला कि ये स्टेट्स ही कहलाती हैं स्टेशनरी स्टेट्स। ठीक, पढ़ते हैं इसको। An electron can revolve in certain stable orbits without emitting radiation. These are called stationary states. इन states को, इन orbits को इन्होंने क्या बोला? Stationary states बोला। ठीक, नेक्स्ट postulate इन तीनों में से सबसे इंपॉर्टेंट है। ये एंगुलर मोमेंटम के क्वांटाइजेशन की बात करता है। ठीक है, ये कहता है कि एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज्ड का मतलब एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। जैसे एंगुलर मोमेंटम को हम L से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है mvr। एंगुलर मोमेंटम को L से डिनोट करते हैं एंड ये होता है mvr इज इक्वल टू h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल। जब भी हम किसी चीज को बोलते हैं इंटीग्रल मल्टीपल तो हम उसको n से मल्टीप्लाई करते हैं। तो L इज इक्वल टू, L के दो फॉर्मूलाज हो गए, mvr इज इक्वल टू nh/2π, और ये n की वैल्यूज कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 2 3 एंड सो ऑन, और इन्हीं को ये क्या बोला, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये जो n होते हैं यही क्या होते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, तो दो पॉस्टुलेट्स हो गए। थर्ड पॉस्टुलेट क्या कहते हैं, थर्ड पॉस्टुलेट फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करता है। फ्रीक्वेंसी, किसकी फ्रीक्वेंसी? देखो, जब मान लेते हैं ये दो स्टेट्स हैं, दिस इज n इज इक्वल टू 1 एंड दिस इज n इज इक्वल टू 2। अगर एक इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 2 स्टेट में है और वो यहां से जंप कर रहा है n इज इक्वल टू 1 स्टेट में, तो वो एक रेडिएशन एमिट करता है। ठीक है, एक रेडिएशन को एमिट करता है, एक एनर्जी को एमिट करता है, जिस एनर्जी में क्या होगी, एक फ्रीक्वेंसी होगी न्यू, और उसकी क्या होगी, एनर्जी। तो इसी एनर्जी को बोहर ने ये बोला कि अगर n इज इक्वल टू 2, ये स्टेट EI है, मतलब एनर्जी ऑफ द इनिशियल स्टेट। ठीक है, इनिशियली इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 2 पे था, अब वो जंप करके n इज इक्वल टू 1 पे जा रहा है, तो इसको बोला EF, मतलब एनर्जी ऑफ द फाइनल स्टेट। ठीक है, इसको बोहर ने ये बोला कि जो एनर्जी होगी, किसकी एनर्जी, एमिटेड रेडिएशन की एनर्जी होगी, वो किसके इक्वल होगी, एच न्यू विल बी इक्वल टू EI माइनस EF, मतलब इनिशियल एनर्जी स्टेट माइनस फाइनल एनर्जी स्टेट। ठीक है, इसी को ही व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हाई टू लोअर एनर्जी लेवल अ फोटोन इज एमिटेड। एक फोटोन एमिट होता है, ठीक है, एक रेडिएशन एमिट होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी है, जिसकी एनर्जी को हम कैसे डिनोट करते हैं, एच न्यू इज इक्वल टू EI माइनस EF, वेयर H is the Planck's constant and nu is the frequency of the photon of the emitted radiation। EI क्या होता है, एनर्जी ऑफ द इनिशियल स्टेट, जहां पे इलेक्ट्रॉन पहले था, मतलब हायर एनर्जी स्टेट, एंड माइनस EF मतलब फाइनल एनर्जी स्टेट, जहां पे वो इलेक्ट्रॉन जंप करने के बाद पहुंचा। ठीक है, तो ये तीन पॉस्टुलेट्स, आई होप ये तीन पॉस्टुलेट्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। सो एक्सप्रेशन फॉर रेडियस एंड वेलोसिटी ऑफ nth पॉसिबल ऑर्बिट, ये इस चैप्टर की एक लौती डेरिवेशन है। इसमें हम रेडियस, वेलोसिटी एंड एनर्जी फाइंड करते हैं nth ऑर्बिट के लिए। ठीक है, तो बहुत इजी सी डेरिवेशन है, तो ध्यान से सुनना एंड प्लीज साथ साथ नोट भी करना। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले कंसिडर अ न्यूक्लियस। एक न्यूक्लियस कंसिडर करते हैं, ये एटम है, इसके सेंटर पे एक न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस के पास ना Z प्रोटॉन्स होते हैं। Z प्रोटॉन्स का चार्ज कितना होगा, Ze, तो पूरे के पूरे न्यूक्लियस का कितना चार्ज हो जाएगा, Ze। सो कंसिडर अ न्यूक्लियस हैविंग चार्ज, कितना चार्ज होगा उसके पास, Ze। एंड अब ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे हम लेट करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन है जो इस न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, एंड एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है,
ऑफ रेडियस r, यहां से लेकर यहां तक इसका डिस्टेंस कितना है r। तो अभी तक हमने क्या लेट किया, एक न्यूक्लियस है जिसका चार्ज है Ze और एक इलेक्ट्रॉन है जो इसके चारों तरफ क्या कर रहा है, घूम रहा है, और उसका ऑर्बिट का रेडियस कितना है r। अब दोनों के दोनों ही चार्ज पार्टिकल्स हैं, एक न्यूक्लियस और एक इलेक्ट्रॉन, दोनों ही चार्ज हैं। तो चार्ज पार्टिकल्स में क्या लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है ना। उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू लिखेंगे हम यहाँ पे, F इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इज इक्वल टू K। फर्स्ट चार्ज पे कितना, फर्स्ट पार्टिकल पे कितना चार्ज है, Ze, दूसरे पे E अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, Ze इंटू E विल बी E स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन, डन है। इसके बाद जब ये इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, कोई भी चीज सर्कल में घूमती है तो उसको क्या चाहिए होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। इस इलेक्ट्रॉन के पास सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आएगा, जो इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है वही उसको क्या करेगी, सर्कल में घुमाएगी, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स देगी। ऑलराइट, सो टू कीप द इलेक्ट्रॉन इन द सर्कुलर ऑर्बिट, उसको सर्कुलर ऑर्बिट में रखने के लिए जो F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी वही किसके इक्वल होगी, Fc, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स के। इन दोनों फोर्सेस को इक्वल होना पड़ेगा। उसके बाद इसमें इसकी वैल्यू पुट करते हैं, कुलम्बिक फोर्स K Ze स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इज इक्वल टू, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv स्क्वायर बाय r। कोई भी चीज अगर सर्कल में घूम रही है तो उसकी सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, mv स्क्वायर बाय r। एक r से एक r कैंसिल, इस r को इधर लेकर जाते हैं, mv स्क्वायर को नीचे लेकर आते हैं, क्या बन जाएगा ये फॉर्मूला, k Ze स्क्वायर अपॉन mv स्क्वायर इज इक्वल टू r। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ऑलराइट, नाउ अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, बोहर की क्वांटाइजेशन कंडीशन थी, अभी हमने बोहर के 3 पोस्टुलेट्स पढ़े थे 1 2 एंड 3। उसमें से एक कंडीशन थी क्वांटाइजेशन कंडीशन, जो ये कहती है कि एंगुलर मोमेंटम विल बी द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। जो एंगुलर मोमेंटम है वो h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल है। तो उस कंडीशन को हम यहाँ पे यूज करेंगे, यूजिंग बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन, जो कि ये कहती है कि एंगुलर मोमेंटम L विच इज इक्वल टू mvr, वो किसका इंटीग्रल मल्टीपल है, h अपॉन 2 पाई। डन है। अब यहां से हम क्या करते हैं, जो ये r की वैल्यू है इसको यहाँ पे पुट करते हैं, mv, ये r की वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं, k Ze स्क्वायर अपॉन mv स्क्वायर इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। ये v से एक v कैंसिल हो जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से v की वैल्यू क्या निकलेगी, इसको उधर लेकर जाते हैं, k Ze स्क्वायर 2 पाई अपॉन nh इज इक्वल टू v। तो ये जो इक्वेशन आई है ये है वेलोसिटी या स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, थर्ड इक्वेशन। ओके, तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल रखा, उसके बाद हमने रेडियस का एक एक्सप्रेशन निकाला, उसके बाद हमने रेडियस को बोहर क्वांटाइजेशन कंडीशन में पुट किया एंड हमने स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन का एक्सप्रेशन डिराइव किया। अब इसी स्पीड को हम कहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। तो यहां से r का रिलेशन क्या आएगा, r इज इक्वल टू क्या था, k Ze स्क्वायर अपॉन m, v स्क्वायर की वैल्यू यहां से पुट करते हैं, डिनोमिनेटर में है तो k Ze स्क्वायर 2 पाई
अपॉन NH और इसका पूरे का क्या होगा, होल स्क्वायर। ये किसके इक्वल होगा, R के। लिख दिया है R इक्वल। सो नाउ R इज इक्वल टू, देखो KZ ई स्क्वायर यहाँ है, यहाँ पे भी है पर उसका स्क्वायर है, तो ऊपर बचेगा N स्क्वायर H स्क्वायर अपॉन M KZ ई स्क्वायर और 4 पाई स्क्वायर। ये हमारी रेडियस की डेरिवेशन हो गई, इक्वेशन नंबर 4। डन है। ठीक है, ये बहुत इजी सी डेरिवेशन है, इतना कुछ मुश्किल नहीं है इसके अंदर। सबसे पहले हमने एक न्यूक्लियस कंसीडर किया, उस न्यूक्लियस के अराउंड एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, वो कंसीडर किया। उसके बाद हमने क्या किया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिखी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिखने के बाद सेंट्रीपिटल फोर्स को इक्वल किया उससे वेलोसिटी निकाली एंड उसको रेडियस के एक्सप्रेशन में पुट करके रेडियस फाइंड आउट किया। डन। इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे एनर्जी। तो एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी, नाउ जो टोटल एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी वो दो एनर्जी से मिलके बनी है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, k q1 q2 अपॉन r। ये फॉर्मूला हम सेकंड चैप्टर में पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में। यहां से देखो हाफ mv स्क्वायर की वैल्यू यहां से निकालते हैं, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। यहाँ से ये वाली इक्वेशन देखो, सेकेंड इक्वेशन है ये, इसको इधर लेकर जाएंगे, r को नीचे लेके आएंगे, तो mv स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, mv स्क्वायर विल बी k z e स्क्वायर अपॉन r। k z e स्क्वायर अपॉन r प्लस k फर्स्ट पार्टिकल पे कितना चार्ज था, Ze, सेकेंड इलेक्ट्रॉन था चार्ज माइनस e अपॉन r। सॉल्व करते हैं इसको, k z e स्क्वायर अपॉन 2r माइनस k z e स्क्वायर अपॉन r। एलसीएम लेते हैं, इसका एलसीएम कितना आएगा, 2r k z e स्क्वायर, तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस 2k z e स्क्वायर। डन। ये 1 है, ये -2 है, तो 1 - 2 विल बी -1 k z e स्क्वायर अपॉन 2r। ठीक है, ये हमारी आई एनर्जी। अब जो रेडियस की वैल्यू हमने पिछले एक्सप्रेशन में निकाली थी, उस रेडियस को हम यहाँ पे पुट करेंगे। रेडियस की वैल्यू क्या थी, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन m k z e स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर। इसको पुट करते हैं, माइनस k z e स्क्वायर अपॉन 2, रेडियस था n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन वाली टर्म ऊपर चली जाएगी, m k z e स्क्वायर m k z e स्क्वायर एंड 4 पाई स्क्वायर। ठीक है, यहां से कुछ कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो गया बस, और तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो E n विल बी माइनस k स्क्वायर z स्क्वायर e टू द पावर 4 एंड 2 पाई स्क्वायर m अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन आया हमारा एनर्जी का। एक बार आप इसको नोट कर लो। ठीक है, बहुत इजी सी डेरिवेशन है, ऐसा कुछ बहुत टफ नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रा। हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रा, इसका मतलब क्या है, जब भी हाइड्रोजन एटम एक एक्साइटेड स्टेट में होता है, एक्साइटेड स्टेट मतलब हाई एनर्जी स्टेट, वहां से जब वो लो एनर्जी स्टेट में जंप करता है तो वो कुछ रेडिएशंस एमिट करता है। उन रेडिएशंस की कुछ फ्रीक्वेंसीज होती है एंड कुछ वेवलेंथ्स होती है। ठीक है, ये एक पूरी सीरीज ऑफ रेडिएशंस होती है, सीरीज ऑफ फ्रीक्वेंसीज होती हैं, जिन्हें हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसमें मेनली 5 सीरीज होती है, लाइमन, बाल्मर, पाश्चन, ब्रैकेट एंड पीफंड।
ठीक है, इन पांचों के बारे में हमें पढ़ना होता है। बट उससे पहले इन सीरीज को डिनोट करने के लिए एक फॉर्मूला है, मतलब इन सीरीज को रिप्रेजेंट करता है एक फॉर्मूला विच इज रिडबर्ग फॉर्मूला। ये रिडबर्ग फॉर्मूला क्या है? वी बार इज वेव नंबर इज इक्वल टू होता है 1/लैम्डा। लैम्डा क्या होती है? जो रेडिएशन वो एमिट कर रहा है उस रेडिएशन की पर्टिकुलर वेवलेंथ कितनी है, उसका रेसिप्रोकल ही क्या होता है? हमारा वेव नंबर। तो वेव नंबर वी बार इज इक्वल टू आर। आर हमारा होता है रिडबर्ग कांस्टेंट, ये वैसे उसकी वैल्यू होती है बट ये आपको अभी लर्न नहीं करनी है, ये नहीं पूछता है एग्जाम में। आर रिडबर्ग कांस्टेंट जिसकी वैल्यू ये होती है, ये इसका न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है, ये इसकी वैल्यू है 1.0973 इंटू 10⁻⁷। 1.09 ही हम यूज करते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए। ये कांस्टेंट है, आपको इसको लर्न करना है। इज इक्वल टू वी बार इज इक्वल टू आर 1/ni² माइनस 1/nf²। ni और nf क्या है? ni है हमारा इनिशियल स्टेट एंड nf है हमारा फाइनल स्टेट। i का मतलब इनिशियल, f का मतलब फाइनल। अब ये इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या होती है? देखो, अगर मान लेते हैं दो ही स्टेट्स हैं, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2। इसको मैं दूसरे कलर से रिप्रेजेंट करती हूँ, वेट। मान लेते हैं दो ही स्टेट्स हैं, ये है n इज इक्वल टू 1 एंड ये है n इज इक्वल टू 2। अब हमारा इलेक्ट्रॉन अगर अभी यहाँ है n इज इक्वल टू 2 स्टेट में, तो वो जब हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में जंप करेगा यहाँ पे, तो वो क्या करेगा? कुछ फ्रीक्वेंसीज को एमिट करेगा, ठीक है। तो इस केस में जो फाइनल स्टेट होगी वो ये हो जाएगी एंड इनिशियल स्टेट क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी, दिस वन। तो एन आई क्या होगा इस केस में? 2 एंड एन एफ कितना हो जाएगा? 1, ठीक है। अगर यहाँ पे एक और स्टेट ले ली, n इज इक्वल टू 3 एंड अगर इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 3 से n इज इक्वल टू 1 में जंप कर रहा है, तो उस केस में हमारा n इनिशियल, मतलब इनिशियल स्टेट कौन सी है उसकी? जो हाई एनर्जी स्टेट है वो 3 हो जाएगी एंड nf कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। जरूरी नहीं है कि फाइनल स्टेट हमेशा 1 ही होगी, वो अगर n इज इक्वल टू 3 पे है तो वो 2 पे भी जंप कर सकता है, ठीक है। अगर वो n इज इक्वल टू 4 पे है तो वो n इज इक्वल टू 3 पे भी जंप कर सकता है। इसी को ही हम सीरीज से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। वो सीरीज क्या है? ये देखो यहाँ पे सीरीज है लाइमन, बाल्मर, पाश्चन, ब्रैकेट, पीफर्ड। यहाँ पे हमारी n की वैल्यूज दी है, n इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। सबसे पहले हम लाइमन सीरीज को समझते हैं। लाइमन सीरीज में क्या होता है? अगर हमारा हाइड्रोजन एटम किसी भी एक्साइटेड स्टेट पे है, मतलब n इज इक्वल टू 2, 3, 4 एंड सो ऑन, इन्फिनिटी पे भी है, तो क्या होगा? अगर वो किसी भी हाई एक्साइटेड स्टेट से n इज इक्वल टू 1 पे जंप कर रहा है, यहाँ पे देखो n इज इक्वल टू 2 है, ये n इज इक्वल टू 2 से वो 1 पे जंप कर रहा है, n इज इक्वल टू 3 से वो 1 पे जंप कर रहा है, 4 से वो 1 पे जंप कर रहा है। मतलब जब हमारी फाइनल स्टेट हमेशा 1 होगी और इनिशियल स्टेट, इनिशियल मतलब जहाँ पे वो हाइड्रोजन एटम पहले से था, वो कुछ भी हो सकती है 2, 3, 4 एंड सो ऑन, बट जो फाइनल स्टेट है वो कितनी होगी? 1। तो जब हमारी फाइनल स्टेट 1 होती है एंड इनिशियल स्टेट 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन होती है, तो हमें जो सीरीज मिलती है उसको हम बोलते हैं लाइमन सीरीज। सिमिलरली जब हमारा nf इज इक्वल टू 2 होता है, मतलब nf फाइनल स्टेट हमारी 2 है, किसी भी हाई ऑर्डर एक्साइटेड स्टेट से अगर इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है और वो सेकंड स्टेट पे आ रहा है, यहाँ पे n इज इक्वल टू 3 से वो सेकंड स्टेट पे आ रहा है, n इज इक्वल टू 4 से वो सेकंड स्टेट पे आ रहा है, 5 से, 6 से, 7 से, इन्फिनिटी से भी, ठीक है। फाइनल 2 है बट इनिशियल क्या है? इनिशियल कहाँ से स्टार्ट होगी? 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। तो हमें बाल्मर सीरीज मिलती है। उसके बाद पाश्चन सीरीज, पाश्चन सीरीज में क्या हो जाएगा? जो फाइनल है वो कितनी होनी चाहिए? 3 और इनिशियल कुछ भी हो सकती है, इनिशियल कैन बी 4, 5 एंड सो ऑन। ब्रैकेट में क्या होगा? ब्रैकेट में हमारा जो इनिशियल होगा वो क्या होगा? 4। ब्रैकेट में जो हमारा इनिशियल होगा वो 5, 6, 7 एंड सो ऑन हो सकता है, बट जो हमारा फाइनल होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए। मतलब हाई एक्साइटेड स्टेट से जब
इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो n इज इक्वल टू 4 पे जंप करता है, तो हमें कौन सी सीरीज मिलती है, ब्रैकेट। एंड सिमिलरली जब n इज इक्वल टू 5 पे जंप कर रहा है तो क्या मिलता है, हमें पी फंड सीरीज मिलती है। ठीक है, तो लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट एंड पी फंड, ये 5 ही लर्न करनी है, और भी होती है बट हमें सिर्फ 5 लर्न करनी है। ठीक, यहाँ पे ये देखो लाइमन सीरीज के लिए एन एफ शुड बी 1 एंड ट्रांजिशंस कहाँ से हो सकती हैं, 2 से, 3 से, 4 से एंड सो ऑन। और कहाँ पे ये एरो किसको डिनोट करिए कि वो जंप करके कहाँ पे आ रहा है, एन इज इक्वल टू 1 पे आ रहा है। इस रीजन में जो हमें सीरीज मिलती है वो क्या होती है, अल्ट्रा वायलेट वेव्स की कैटेगरी में फॉल करती हैं। ठीक है, तो लाइमन सीरीज में क्या होता है, अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रम हमें मिलता है। नेक्स्ट इज बाल्मर में जो फाइनल होता है वो क्या है, 2 ट्रांजिशंस 3, 4, 5 से कहाँ पे जंप करेगा, n इज इक्वल टू 2 पे। यहाँ पे जो रीजन होता है वो क्या होता है, विजिबल। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये हमसे पूछते हैं एग्जाम में, तो इसको अच्छे से लर्न करना है कि आपसे एमसीक्यू में पूछेंगे कि विजिबल रेंज हमारी कौन सी सीरीज में हमें ऑब्टेन होती है, तो आंसर विल बी बाल्मर सीरीज। नेक्स्ट पास्चन में एन एफ इज इक्वल टू 3 एंड इनिशियल क्या हो सकता है, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। यहाँ पे हमें जो रीजन मिलता है दैट इज इंफ्रारेड रीजन। डन। नेक्स्ट इज ब्रैकेट में एन एफ विल बी 4 एंड कहाँ से जंप करेगा, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। डन। यहाँ पे पी फंड में एन एफ इज इक्वल टू 5 एंड इनिशियल विल बी 6, 7 एंड सो ऑन। और इन दोनों में जो हमें रीजन मिलते हैं वो क्या होते हैं, इंफ्रारेड रीजन। डन है। तो अभी हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा को बहुत अच्छे से पढ़ा। अब लास्ट टॉपिक करते हैं इसका, विच इज एक्साइटेशन एनर्जी एंड आयनाइजेशन एनर्जी। इनकी डेफिनेशन ही इंपॉर्टेंट है, तो अभी वही समझेंगे कि क्या होती है। एक्साइटेशन एनर्जी क्या होता है, the excitation energy of an atom is defined as the energy required by its electron to jump from ground state to any one of the excited state। मतलब अगर एक एटम का एक इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में है और उसको कहाँ जाना है, किसी भी हाई एक्साइटेड स्टेट में जाना है, तो उस एनर्जी, उसको एनर्जी तो चाहिए होगी ना। अब अगर उसे लो स्टेट से हाई स्टेट पे जाना है तो उसको कुछ एनर्जी चाहिए होगी, उसी एनर्जी को क्या कहते हैं, एक्साइटेशन एनर्जी। तो नाम से ही समझ आ रहा है कि वो एक्साइट हो रहा है, मतलब एक्साइट मतलब उसके अंदर एनर्जी आई एंड वो हाई एनर्जी स्टेट्स पे चला गया। ठीक है, तो ये क्या होती है, एक्साइटेशन एनर्जी। नेक्स्ट इज आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी, इट इज डिफाइंड एज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू नॉक एन इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली आउट ऑफ एन एटम। मतलब एक इलेक्ट्रॉन अभी किसी भी स्टेट पे हो सकता है, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। वो एटम पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन से निकल जाएगा, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन से निकल जाएगा, तो पूरा का पूरा एटम से निकल जाएगा वो इलेक्ट्रॉन। तो उस एनर्जी को जो चाहिए होती है उसको क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। और उस केस में वो फिर एटम क्या बन जाता है, अगर एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज निकल गया तो वो पॉजिटिव आयन बन जाएगा। नेगेटिव चार्ज अगर एक एटम में से रिमूव हो गया है तो वो एटम कैसा बन जाएगा, पॉजिटिव, तो वो पॉजिटिव आयन कहलाएगा। ठीक है। Energy required to knock an electron completely out of an atom, that is energy required to take an electron from its ground state to the outermost orbit। ground state से outermost orbit, ग्राउंड स्टेट से आउटरमोस्ट ऑर्बिट, और मतलब एटम के बिल्कुल बाहर फेंक देना है उसको, तो उस एनर्जी को हमें क्या बोलेंगे, उस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा एटम चैप्टर खत्म होता है। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज करेंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अभी 2025 के बोर्ड एग्जाम में आए हैं। तो प्लीज उस वीडियो को देखना ना भूले। एंड अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू।